हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा विटामिन्स है। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग पढ़ते हैं जब, तो न्यूट्रिएंट्स में कुछ 3 से 4 टॉपिक पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स में, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन की आज की क्लास में विटामिन देखेंगे, विटामिन पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोटीन पढ़ते हैं, उसके बाद फैट एंड कुछ न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एसिड्स भी इसमें, फैटी एसिड्स वगैरह कुछ, सब कुछ इसमें आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो क्लास का फुल कवरेज है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स के एक टॉपिक का है। वो क्या है? विटामिन। ठीक है, विटामिन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन्स को ग्रुप ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना गया है, और इसकी जो बॉडी को नीड होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। प्रॉपर फंक्शन, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए इसकी जो नीड है बॉडी को, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, ग्रोथ के लिए भी है, डेवलपमेंट के लिए भी है। दे आर वाइटल फॉर द मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, यानी पूरी की पूरी हमारी हेल्थ को एक तरह से मेंटेन करते हैं, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस का मतलब कि अगर इसकी कमी हमारे शरीर में होगी तो कुछ बीमारियां हमें घेर लेंगी, ये कहने का मतलब है। तो हमारे अगर रिकॉग्नाइज्ड विटामिन की बात करी जाए तो इनको फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड कर दिया है। कैसे कि कुछ विटामिन हमारे पास ऐसे हैं जिनको वाटर सोल्यूबल माना गया है, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको फैट सोल्यूबल माना गया है। तो जो फैट सोल्यूबल है वो है ए, डी, ई, के, और जो वाटर सोल्यूबल है वो है बी एंड सी। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, यानी जल में घुलनशील विटामिन, और हिंदी में क्या कहेंगे? फैट को वसा, तो वसा में घुलनशील विटामिन। कैसे? 2 प्रकार से बांटा हमने, फैट में यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। अब देखो, फैट सॉल्युबल ये रहे, वाटर सॉल्युबल ये रहे। सेम हमने अभी चार्ट में देखा ए, डी, ई, के। ठीक है, एंड यहां पर है हमारा सी एंड बी एंड सी। यहां पर था ए, डी, ई और के। ठीक है, अब देखो यहां पर भी हमने नीचे यहाँ पे डिसाइड, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है इसको कि ये जितने भी इनके केमिकल नेम होते हैं उन सबको लिखा है, और उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ बी विटामिन को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बी अकेला नहीं पाया जाता। B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, B5 भी होता है, B6 भी होता है, एंड B9 भी होता है, एंड B12 भी होता है। तो कितने सारे फॉर्म में विटामिन को, बी को हमने डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं ए से, अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा अल्फाबेट में ए आता है, तो ए से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए विटामिन ए ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो आपका आंसर होगा मैम इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन हमेशा 3 टाइप से बनेगा। कैसे? 3 टाइप से। पहला केमिकल नेम पूछेगा, दूसरा डिफिशियंसी से डिजीज पूछेगा, और तीसरा सोर्सेस पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो सोर्सेस जो है वो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, जैसे गाजर कह सकते हैं, गाजर में सबसे अच्छा पाया जाता है ना, लिवर कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ सोर्सेज हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम फोकस क्या करेंगे, हम केमिकल नेम और डिफिशियंसी से डिजीजेस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो केमिकल नेम आप बता सकते हैं मैम रेटिनॉल है। अगर डिफिशियंसी की बात करें, डिजीजेस की बात करें, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली डिजीज हमारी कवर हो रही है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहेंगे रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? जैसे रात, रतों से निकाल लो रात, है ना, और धा से निकाल लो यहाँ पे अंधी, है ना, रात में अंधापन।
अब रात में अंधापन, अब आप बोलोगे कि मैम रात में तो किसी को ही नहीं दिखता, हमें कैसे दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, रात का अंधापन का मतलब ये है कि जब सूर्य ढल जाता है, सूर्य ढलने के बाद की जो हल्की सी रोशनी होती है उसमें आपको ना दिखाई देना इज कॉल्ड रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कि सूर्य ढलने के बाद जो सूर्य के प्रकाश में तो आपको दिखाई देगा, जैसे सनलाइट में तो आपको चीजें दिखाई देंगी, लेकिन सन के सेट होने के बाद में आपको अच्छे से दिखाई देना नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग रतौंधी कहते हैं, रात में अंधापन कह सकते हैं। और ये देखो अर्ली साइन है ना, किसकी कमी से हो रहा है, ए की कमी से। दूसरा है हमारा जीरोप्थेमिया, है ना, जीरोप्थेल्मिया, हिंदी में कैसे लिखेंगे, जीरोप्थेल्मिया, थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। अब देखो ये हमारी आई का पार्ट है, ये आई में हमारी एक लेयर होती है, ठीक है, ये इससे अफेक्ट कर जाती है, ये लेयर इससे अफेक्ट कर रही है ना, है ना। इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है और थोड़ी सी रेडिश हो जाती है, ये वाली जो लेयर है आपकी कंजक्टिवा, ठीक है, ये हमारी आई की एक लेयर है, विच कैन प्रोग्रेस टू ब्लाइंडनेस, है ना, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे चीजें जो है अंधापन की तरफ आप बढ़ते जाते हैं, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये जीरोप्थेल्मिया है। स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, है ना, एंड ग्रोथ जो है चिल्ड्रंस की वो उससे रुक जाएगी, डिलेड हो जाएगा। एंड प्रोडक्टिव इश्यूज क्या हो सकते हैं, प्रोडक्टिव इश्यूज मतलब जैसे कि माना गया फर्टिलिटी, विमेंस की अक्सर हम बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, है ना, फर्टिलिटी भी थोड़ी सी इसमें हो जाती है कम। आगे देखिए विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे केमिकल नेम से बनता है, अभी मैंने बात करी थी, तो B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन। B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमीन, ठीक है, थायमीन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। फिर है नियासिन, नियासिन, B3 का नियासिन। उसके बाद B5 का क्या है, पेंटो, पेंटोथेनेमिक, थेनेमिक एसिड, पेंटोथेनेमिक एसिड। फिर उसके बाद है पायरी, पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। फिर उसके बाद है बायोटिन, बायोटिन, क्या है उसके बाद, बायोटिन, बायोटिन। फिर उसके बाद क्या है, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, है ना। अच्छा हिंदी में लिखना था, सॉरी भाई, फॉलिक, फॉलिक एसिड, ठीक है। और सबसे लास्ट बचा B12 साइनो कोबालामिन, कोबालामिन, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा है मैंने, सब जगह इंग्लिश में प्रोनाउंस कर देती हूँ, हिंदी में लिख दिया है मैंने। B1 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा, आप थायमीन बताएंगे। B2 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा, राइबोफ्लेविन बताएंगे। B3 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा, नियासिन बताएंगे। B5 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा तो आप पेंटोथेनेमिक एसिड बताएंगे। B6 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा तो आप पायरीडॉक्सिन बताएंगे। B7 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा तो बायोटीन बताएंगे। एंड B9 का केमिकल नेम आपसे पूछा जाएगा तो फॉलिक एसिड बताएंगे। एंड B12 का आपसे केमिकल नेम पूछा जाएगा तो आप कोबालामिन यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। कोबालामिन, कोबालामिन और साइनोकोबालामिन इज सेम थिंग, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। या तो ऑप्शन में आपको कोबालामिन दिया होगा या फिर साइनोकोबालामिन दिया होगा, एक ही चीज है दोनों में। अब इसके आते हैं किस पर, डिजीजेस पर, ठीक है। तो सबसे पहले B1 एसेंशियल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए और नर्व फंक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है। B2 की अगर हम बात करते हैं तो इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। एनर्जी के लिए और किसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करने के लिए इसको बहुत जरूरी है। B3
नियासिन सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन एंड डीएनए रिपेयर। डीएनए को रिपेयर करने के लिए पूछा जाता है किस विटामिन का यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर B3 आप आंसर बताएंगे। B5 पेंटोथेनेमिक एसिड प्ले रोल इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल है। B6 की अगर हम बात करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर डिजीजेस, देखो न्यूरोट्रांसमीटर डिजीजेस क्या होती हैं कि जो ब्रेन से रिलेट करें या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, वो वाली डिजीजेस हमारी इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी इसकी जरूरत होती है एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस है उसमें भी हमारी इसकी जरूरत होती है। B7 की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तीनों के पाचन के लिए B7 की जरूरत होती है। फॉलिक एसिड की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस और सेल ग्रोथ के लिए इसकी हेल्प की जरूरत होती है। एंड साइनोकोबालामिन की बात करें तो रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए यानी आरबीसी फॉर्मेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस में भी इसकी फंक्शन पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ विटामिन, क्या विटामिन बी के फंक्शंस, विटामिन बी किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे अगेन हम लोगों ने कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं इनके, कुछ बीमारी जो अक्सर एग्जाम्स में रिलेट करती हैं आपकी। कैसे, अगर B1 की बात करें तो सबसे ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वेट लॉस, ठीक है, एंड मेमोरी लॉस एंड मसल्स वीकनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मिलते हैं, यानी कि हृदय की गति से भी रिलेटेड है ना। मस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं भाई, मांसपेशी, मांसपेशी, ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं उनसे रिलेटेड है ये, हृदय की मांसपेशियां उससे रिलेटेड है ये, है ना। वेट लॉस भी होने लगता है, मेमोरी लॉस भी होने लगती है। राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा देखो कॉर्नर ऑफ माउथ, ऐसे इमेज बना के बता देती हूं आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये देखो, ये आपके लिप्स है, ये आपके लिप्स है, ये जो कॉर्नर वाला एरिया है ये वाला अफेक्ट होने लगता है, इस पे फटने लगता है एक तरह से हम लोग, ठीक है, रफ होने लगता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है इस पे, यानी कि रफ होने लगेगा, यहाँ पे दरारें आ जाएंगी, दरारें, और इस प्रॉपर बीमारी को किलोसिस बोलते हैं, किलोसिस, ठीक है। पूछा जाता है कि किलोसिस किसकी कमी से होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिजीज और पूछ लेते हैं आपको कि ये सब होता कैसे है, बच्चों की जो मांसपेशियां है वो कैसे मतलब कमजोर पड़ जाती हैं, उसको प्रॉपर हृदय मांसपेशियां, उनको प्रॉपर डिजीज का क्या नाम दिया गया है, तो बेरी बेरी कह सकते हैं। B1 से बेरी बेरी पूछ लेते हैं, B2 से हमारे है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ एंड द टंग, जीभ भी फटने लगती है कुछ कुछ मुंह के अंदर ही, है ना, जीभ में भी थोड़ी थोड़ी सी इंफेक्शन होने लगता है, किलोसिस बोलते हैं इस डिजीज को, ठीक है। देखो कॉर्नर ऑफ द माउथ, है ना, और क्या कह सकते हैं इसको, रैशेस पड़ने लगते हैं बॉडी पे, और एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है साफ साफ ब्लड की कमी, ठीक है, ब्लड की कमी है एनीमिया। B3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई डिमेंशिया, डिमेंशिया जो बीमारी है आपकी याददाश्त से रिलेटेड है, याददाश्त, है ना, यानी मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। नियासिन की डेफिशिएंसी से डिजीज जो होती है उसको क्या नाम दिया गया है हिंदी में, हिंदी में कहा गया है पेलाग्रा, ठीक है। इसमें भी आपकी स्किन अफेक्ट करती है एंड प्लस में नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा अफेक्ट कर जाता है पेलाग्रा। तो B3 से अगर पूछा जाए तो आप पेलाग्रा बता सकते हैं, B1 से पूछा जाए तो आप बेरी बेरी बता सकते हैं, एंड B2 से पूछा जाए तो आप किलोसिस बता सकते हैं, ठीक है, पेलाग्रा बता सकते हैं। अब आती है B5 की बात। B5, तो B5 में क्या है, देखो नोशिया, वॉमिटिंग एंड क्रैम्पिंग, है ना, यहाँ पे देखो एक हाँ स्लीपिंग डिस्टर्बेंस भी होता है ना, नींद में आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती है, नींद, स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है आपकी, स्लीप साइकिल खराब हो गई है पूरी B5 की कमी से, ठीक है ना। रेस्टलेस, आपकी बॉडी बिल्कुल बेचैनी सी रहती है, रेस्टलेस बॉडी हो जाती है, बेचैनी, ठीक है, एंड इरिटेबल हो जाते हैं आप, थोड़ा सा आपको ऐसे बोल सकते हैं कि
चीजें एकदम से कुछ अच्छा ना लगना, है ना, इरिटेट रहती है हमेशा बॉडी, वो बाल। आगे देखिए B6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनीमिया हो जाता है एंड विटामिन B6 की डिफिशियंसी इसको अफेक्ट करती है। डिप्रेशन में भी व्यक्ति आ सकता है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसके दिमाग में, तो उसको हम लोग रैशेस एनीमिया, स्पेशल एनीमिया याद रखना आप, अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एनीमिया जरूर दिया जाएगा कि B6 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। B7 की अगर हम बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई हो जाती है आपकी, आई के आपके कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो आंसर इज आई। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका पूरा का पूरा जो है वो एबनॉर्मलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। एबनॉर्मलिटीज का मतलब है जैसा था वैसे काम नहीं करेगा, एबनॉर्मल तरीके से काम करेगा। ठीक है, असामान्य तरीके से काम करना। ठीक है, हेयर लॉस, एलोपेशिया, हेयर लॉस भी होने लगता है, बाल टूटने लगते हैं इस विटामिन की कमी से। देख लीजिएगा अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो फिर उसमें विटामिन 7 की कमी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7, तो आपको विटामिन B7 के कैप्सूल वो दे देगा कि हाँ भाई बाल झड़ना रुक जाएंगे इससे। ठीक है, आगे देखिए फॉलिक एसिड की बात करें तो हमारा B9 की बात करते हैं, तो फॉलिक एसिड ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को भी टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि इससे थोड़ा सा क्या ना हो, हमारी बॉडी जो है वो वीक फील ना करे, है ना, तो स्पेशली वीकनेस के लिए ही होता है ये कह सकते हैं, है ना, और हेडेक के लिए भी होता है थोड़ा सा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो भी इस विटामिन की टैबलेट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है, कमी से हो जाता है। एंड फाइनली B12 से साइनोकोबालामिन से क्वेश्चन आता है आपका, क्या, लॉस ऑफ वेट लॉस भी कह सकते हैं एंड टायर्ड ऑफ वीकनेस, यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड अगर कुछ कमी हो रही है तो उसका एक कारण क्या होता है, हमारा B12 भी हो सकता है। ये जितनी आप डिजीजेस देख रहे हो ज्यादातर वेट लॉस भी ब्लड की कमी से ही होता है, ब्लड से ही रिलेट करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है आपका, पूछा जाता है कि बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंसर इज B12 पाया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो यहां से नाम से ही निकाल लो कि साइनो को अलग कर दो और यहां से कोबाल निकाल लो और कोबाल में टी मिक्स कर दो तो कोबाल्ट बन गया, है ना, तो इसमें ही कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या है, एक न्यूट्रिएंट ही है हमारा, एक सब्सटेंस है जो कि यहां देखने को मिलता है। आगे देखिए विटामिन सी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि BC को पूछा जाता है कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इनमें से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो आंसर इज विटामिन सी। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक प्रोटीन मिलती है जो कि कोलेजन की बनी होती है, स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, है ना, एंड ब्लड वेसल्स। क्या कह रहा है, किस फॉर्म में, है ना, फॉर्म एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन यूज्ड टू मेक स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट एंड ब्लड वेसल्स। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो ये सारी की सारी चीजें अफेक्ट कर जाएंगी, है ना। हील वुड का मतलब होता है घाव, आपके घाव को हील करता है। ठीक है, स्कार टिश्यू यानी जो डैमेज टिश्यूज हैं, जो आपकी बॉडी में डैमेज ऊतक है, टिश्यू है, उनको हील करने में भी ये मदद करता है, उनको फॉर्म करता है, उनको हील भी करता है। रिपेयर एंड मेंटेन कार्टिलेज, बोन्स एंड टीथ, अभी हमने बात की, यहाँ देखो, है ना, यहाँ पर भी टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है, मैंने स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में आपको बताया है कि जो लिगामेंट्स है बोन प्लस बोन का जोड़ कहलाता है और बोन प्लस मसल का जोड़ हमारे टेंडन कहलाता है। तो वही बोल रहे हैं कि जो बोन्स और टीथ है ना एंड कार्टिलेज है, कार्टिलेज बोन भी मैंने आपको याद करिए बताई थी, ईयर और नोज की जो बोन होती है जो फ्लेक्सिबल होती है उनको कार्टिलेज बोन कहते हैं। तो वो सारी की सारी हमारी रिपेयर किससे होती है, विटामिन सी से रिपेयर हो रही हैं। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एब्जॉर्प्शन करता है किस चीज का, आयरन का। ठीक है, अब देखो डिजीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है गम डिजीज। ठीक है, कुछ लोग इसको गम डिजीज को, जैसे लक्षण सेम होते हैं ना, तो
फिर नाम भी सेम बोल देते हैं, लेकिन नाम सेम है नहीं। यहाँ पे गम डिजीज को गम डिजीज ही बोलेंगे, लेकिन सिम्टम्स किससे मैच कर रहे हैं? पायरिया से मैच करते हैं। जैसे आप पायरिया देखोगे, दांतों में पायरिया भी हो जाता है, तो उसमें भी गम ब्लीडिंग होने लगती है, मुंह से स्मेल आने लगती है, और मसूड़े जो है आपके वो स्वेल कर जाते हैं ना, सूजन आ जाती है उनपे। तो सारे के सारे सिम्टम्स सेम इसमें भी हो रहे हैं, आपके गम ब्लीडिंग हो रही है एंड सूजन आ रही है, बदबू आ रही है मुंह से, सारी चीजें सेम है। लेकिन पायरिया और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। पायरिया जो है वो अमीबोइक डिजीज है, अमीबा के कारण फैलती है, जिसका अमीबा का नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। लेकिन यहां पर ये अमीबोइक डिजीज नहीं है, यहां पर ये विटामिन सी की कमी से हो रही है। इतना फर्क है दोनों में, ठीक है। लक्षण सेम है पायरिया के एंड गम डिजीज के। देखो, स्वॉलन का मतलब हमारे सूजन आ जाना, ब्लीडिंग का मतलब खून निकलना, है ना। स्पंजी गम्स का मतलब है ना खोखले हो जाना, एंड हॉलमार्क ऑफ स्कर्वी, यहां पर इसको नाम दिया गया है स्कर्वी, ठीक है। लक्षण सेम है, बट यहां पर ये डिजीज क्या कहला रही है? स्कर्वी। और वहां पर वो डिजीज क्या कहला रही है? पायरिया। वो अमीबोइक डिजीज है और ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। टीथ फॉल आउट का मतलब है गिरने लगते हैं ना, झड़ने, मतलब गिरने झड़ने का मतलब क्या है? दांत टूटने लगते हैं, सिंपल सी बात है। स्किन प्रॉब्लम हो जाती है भाई, है ना, स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है। आगे देखो, हेयर चेंजेस भी हो जाते हैं, विटामिन सी की कमी से जो हमारे हेयर है वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। पुअर वुंड सीलिंग, मतलब अगर कोई घाव है और विटामिन सी की अगर आपको कमी है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है उसको हील होने में, ठीक है। टेक लॉन्गर टू हील, प्रॉपरली भी हील नहीं होता। एनीमिया, एनीमिया भी कह सकते हैं कि देखो, जब ब्लड सेल्स आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी तो आपको एनीमिया यानी रक्त की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। जॉइंट पेन भी होने लगता है, जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पे रिपेयर कर रहा है कार्टिलेज को, बोन को, है ना, तो फिर यहाँ पे जॉइंट पेन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जॉइंट ही तो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। टेंडन और लिगामेंट क्या है? बोन जॉइंट्स ही तो है। तो एक तरह से ये सारी चीजें। विटामिन डी की बात करते हैं भाई। देखिए, विटामिन डी जो है वो डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। अभी मैंने कहा था कि कुछ विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन जो है वो H2 सोल्यूबल है। तो H2 में सिर्फ डी और सी को रखा है, बाकी डी, ई, के और ए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, डेका, और इसको कर सकते हैं बक, तो बक और डेका, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो यहां पर हमने क्या किया, अब हम डी को देख रहे हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। बोन हेल्थ यानी हड्डियों के लिए अगर हम देखें तो सबसे अच्छा विटामिन हमारा यही माना गया है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करने वाला विटामिन यही है। एक टीवी पे बहुत पुराना एड आता था, शायद आप लोगों ने देखा हो, एक बच्चे की मम्मी उससे पूछ रही होती है कि मतलब दो मम्मियां आपस में बात कर रही होती है कि आप अपने बच्चों की कैल्शियम के लिए क्या करते हो, तो वो दूसरी वाली मम्मी जवाब दे रही होती है कि दूध पिलाती हूँ। फिर वो पूछ रही होती कि नहीं नहीं, आप कैल्शियम के लिए क्या करते हो? फिर वो कहती कि मैं दूध पिला रही होती हूँ। तो कहने का मतलब है, जब वो 3 बार ये सवाल पूछती है कि नहीं आप कैल्शियम के लिए क्या करते हो, तो इसका मतलब ये है कि दूध से कैल्शियम होता तो है, लेकिन दूध का कैल्शियम बच्चे की बॉडी में जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक बॉडी में विटामिन डी काम नहीं करेगा, यानी विटामिन डी नहीं होगा, तब तक दूध में जो कैल्शियम है Ca++, तब तक जो दूध का जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में अच्छे से काम नहीं करेगा। तब तक दूध में जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी में अच्छे से काम नहीं करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए किसकी हेल्प चाहिए? हमें कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की हेल्प चाहिए। तो जब बॉडी में विटामिन डी जाएगा कैल्शियम के साथ, तभी वो बॉडी का जो कैल्शियम है, बॉडी में जो आपका कैल्शियम चीजें खाई आपने, तभी वो कैल्शियम काम करेगा। अदरवाइज वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कब? जब विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी के अंदर। तो सिंपल सी बात है भाई कि क्या बॉडी की हड्डियां, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए जरूरी है ना, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए। भाई बोन हेल्थ कैसे अच्छी होगी? कैल्शियम की वजह से। और कैल्शियम कब बॉडी के अंदर काम करेगा? जब विटामिन डी होगा, ठीक है। तो यहां से विटामिन डी। अब देखो यहाँ पे 2 डिजीजेस देखने को मिलती है डिफिशियंसी से। पहली होती है रिकेट्स,
और दूसरी है ऑस्टियोमलेशिया। देखो दोनों में क्या फर्क है, हमने शायद एक पुराने लेक्चर में भी इसमें बात की थी। हमने कहा था कि रिकेट्स जो होता है सेम डिजीज है जो ऑस्टियोमलेशिया है, बस ये ज्यादातर जो होता है वो बच्चों में देखने को मिलता है और ये जो ज्यादातर है वो बड़ों में देखने को मिलता है। यानी कि आपकी बोन जो है वो वीक पड़ जाती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और क्या हो जाता है, बहुत ही ऐसी हो जाती है जैसे जो बोन के जॉइंट्स होते हैं वो भी दुखने लगते हैं, कई बार दर्द करने लगते हैं और इजीली जैसे एक धक्का मारा किसी ने हड्डी टूट गई है ना, तो इतनी कमजोर खोखली पड़ जाती हैं हड्डियां। उन्हीं बीमारियों को, हड्डियों को कमजोर होना ही रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। बस फर्क इतना है, रिकेट्स जो है वो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमलेशिया ज्यादातर बड़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप कि समझ आ रही होगी। विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई, फिर से पहला क्वेश्चन हमारा क्या, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या है भाई, विटामिन ई ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल और अल्फा टोकोफेरॉल इज द न्यूट्रिएंट that is found in every cell of your body. It helps your nerves and muscles work well, prevent blood clots and boost your immune system so it can fight off infection from germs. टोकोफेरॉल, सबसे पहली चीज टोकोफेरॉल, और दूसरी चीज हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है कौन, विटामिन ई। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम कर रहा है विटामिन ई। तो हम यहाँ पे देखेंगे जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है हमारा क्या, प्रतिरक्षी तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षी तंत्र। यानी कि हमारे जर्म से हमारे बैक्टीरिया, वायरस सब अगर मिलकर भी अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी में इतना एंटी चीजें होंगी जो कि हमारी बॉडी जल्दी से अफेक्ट नहीं होगी। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हमारा प्रतिरक्षी तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम। कुछ भी अटैक करेगा तो आप इजीली उससे अफेक्ट नहीं करेंगे अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो विटामिन ई जो है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रांग बना रहा है, बूस्ट कर रहा है। इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स, देखो साफ साफ लिखा है कि अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी चीज से तो हम उससे लड़ने के, फाइट के काबिल रहेंगे अगर हमारा क्या होगा, क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो स्ट्रांग करेगा कौन, विटामिन ई करेगा। सिंपल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ हमारी चीजें हैं, जैसे कि यहां से पूछ लिया जाता है आपको क्रॉन्स डिजीज, ये कब होगी, तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से होगी। जेनेटिक डिसऑर्डर भी पूछ लेते हैं आपको कई बारी, तो ये भी आप बता सकते हैं कि जो जेनेटिक ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, ये भी हमारे एक तरह से रेयर इनहेरिटेड कंडीशंस होती है, ये भी हमारे विटामिन ई की कमी से होती है। एंड प्री मैच्योर बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ का मतलब है कि जैसे बच्चा कंप्लीट बनता है 9 मंथ्स में, है ना, डिलीवरी कब होती है, आफ्टर 9 मंथ्स, लेकिन बच्चे की डिलीवरी 7 मंथ्स में, 8 मंथ में प्री मैच्योर बच्चा डिलीवर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी और उन कमियों की वजह से भी हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो लोअर फैट स्टोर है, वो चीजें चेंज हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है उनमें। तो प्री मैच्योर डिलीवरी भी कह सकते हैं या फिर प्री मैच्योर बर्थ भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन विटामिन के की बात करते हैं। तो विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट वाइटल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ एंड पोटेंशियली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन 2 मेन फॉर्म्स, K1 फिलोक्विनोन एंड K2 मेनाक्विनिन। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर जो भाई ऑप्शन अगर मिलेगा आपको तो ज्यादातर फिलोक्विनोन ही ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो फिलोक्विनोन ही मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि केमिकल नेम बताइए किसका, विटामिन के का। तो आपका आंसर होगा मैम फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भाई बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो इससे अफेक्ट होती है। तो आप बता सकते हैं कि पूरा पूरा ब्लड क्लॉटिंग का जो खेल है वो यहीं से कैलकुलेट हो रहा है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे, हमने अगेन फिर से 2 बीमारियां पढ़ी और दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कब कब हो रही हैं। सेम सिम्टम्स सेम है, जैसे कि हीमोफीलिया एंड क्या, नॉन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी, नॉन ब्लड क्लॉटिंग। तो नॉन ब्लड क्लॉटिंग में सिंपल है कि क्लॉट नहीं बन रहा है, लेकिन सिम्टम्स हीमोफीलिया के भी सेम है कि क्लॉट नहीं बन रहा है। लेकिन हीमोफीलिया क्या है,
जेनेटिक डिसऑर्डर से होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है आपकी किसी पुरानी जनरेशन में वो डिजीज रही हो, फिर उनसे आप में आई हो, और फिर उसके बाद आपकी जनरेशन में गई हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में पास होती रहती है वो टाइम टू टाइम। तो ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, जेनेटिक डिजीज कहलाती है। लेकिन यहाँ पे नॉन ब्लड क्लॉटिंग जो विटामिन के की कमी से हो रही है, ये जो वो है वो हीमोफीलिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, बस उसमें विटामिन के की कमी होनी चाहिए, है ना। ये जेनेटिकली कोई भी लिंक नहीं है इसका, तो ध्यान रखिएगा। सिम्टम सेम है किसके, नॉन ब्लड क्लॉटिंग के और हीमोफीलिया के, लेकिन दोनों ही चीजें अलग अलग है। नॉन ब्लड क्लॉटिंग के की कमी से भी हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, लेकिन हीमोफीलिया जो होगा वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए देखिए ब्लीडिंग। सिंपल, अभी मैंने बताया कि अगर ब्लड बह रहा है, अगर आपकी चोट लगी है, ब्लड बह रहा है, कंटिन्यूअसली बह रहा है, क्लॉट नहीं बन रहा है, ठीक है, तो जब क्लॉट नहीं बन रहा है तो ब्लड कंटिन्यूअसली बहेगा तो क्या होगा, ब्लड की शरीर में कमी आ जाएगी, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं। एंड सिम्टम्स इट कैन मैनिफेस्ट इज इजिली ब्रशिंग, है ना, नोज ब्लीड्स, ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, है ना, नाक से खून निकलना, उसके बाद ब्रशिंग से, है ना, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड्स, घाव से खून निकलना, यूरिन से खून निकलना, है ना, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, अगर किसी के बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो भी हो सकता है ये। दिस इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक अ ब्लड क्लॉट टू क्लॉट, यानी कि ब्लड को क्लॉट बनने में कितना टाइम लगेगा, ये भी हमारा एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के दौरान पता कर सकते हैं। ठीक है, बोन रिपेयर, बोन प्रॉब्लम्स भी हो जाती है भाई इससे, है ना। डिफिशियंसी, देखो विटामिन के इंपॉर्टेंट फॉर द बोन हेल्थ एंड डिफिशियंसी कैन लीड टू वीकेंड बोन एंड पोटेंशियली फ्रैक्चर। अगर विटामिन के की कमी है तो बोन्स, देखो अब यहाँ पर रिलेट करो कैसे, हमने बोला कि भाई हमारे ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप देखोगे कि जब बोन बनती है, जब बोन का फॉर्मेशन होता है तो बोन भी हमारे बोन मैरो में बनती है। ठीक है, और जो बोन मैरो है ना, जब हम ब्लड सेल की बात करते हैं, सॉरी बोन मैरो में नहीं बनती, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो में जाके बनती है। जैसे हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है। ठीक है, तो जब ब्लड से ही चीजें रिलेट कर रही हैं तो अफेक्ट उनके साथ साथ क्या भी होंगी, बोन्स भी होंगी। तो यहाँ पे पोटेंशियली फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर विटामिन के की कमी हो जाए बोन्स में, तो बोन्स पर भी अफेक्ट होगा, बोन्स भी अफेक्ट होंगी। ठीक है, बोन्स पर भी असर पड़ेगा। तो ये जो था फाइनली हमारा विटामिन जो है वो खत्म होते हैं। इसकी विटामिन की मैंने इसलिए स्पेशली क्लास रखी है ताकि डिफिशियंसी से जो डिजीजेस आती हैं वो बहुत एक अच्छा टॉपिक कवर करती है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से। तो आप देखोगे तो चीजें काफी अच्छे हद तक कवर हुई हैं। अगर आपने पूरी क्लास बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी है तो आई होप कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से आप कर ही ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।